आज हमारे पास जो कहानी है वो किसी फिल्म जैसी लगती है। एक आदमी जो फर्श से अर्श तक पहुंचता है, फिर सब कुछ खो देता है और उसके बाद उसे समझ आता है कि असली कामयाबी होती क्या है। ये सिर्फ दिवालिया होने और फिर से अमीर बनने की कहानी से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो मार्कस नाम के एक व्यक्ति और एक व्यवहारिक वित्त विशेषज्ञ डॉक्टर जेम्स पैटरसन के बीच हुए एक लंबे इंटरव्यू पर आधारित हैं। हम इसी बातचीत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई आर्थिक रूप से इतनी बड़ी गलती करता क्यों है और उस असफलता से जुड़ी शर्म से कैसे निपटता है। हाँ, और सबसे जरूरी कि वहां से वापसी कैसे करता है। ये कहानी इसलिए खास है क्योंकि ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में नहीं है। ये असल में इंसानी फितरत, हमारी उम्मीदों, हमारी गलतियों और सबसे बढ़कर गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की हमारी हिम्मत के बारे में है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मार्कस की परवरिश बहुत गरीबी में हुई थी। स्रोत बताते हैं कि उनकी माँ अकेले 3 बच्चों को पाल रही थी और मतलब घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। तो मार्कस ने बचपन में ही ठान लिया था कि वो इस गरीबी से बाहर निकल लेंगे। और उन्होंने कर दिखाया। हाँ बिल्कुल। एक अच्छी यूनिवर्सिटी से फाइनेंस की डिग्री ली, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म में नौकरी की और 40 साल की उम्र तक आते आते वो एक सीनियर एनालिस्ट बन चुके थे। सालाना कमाई $1,20,000, एक खूबसूरत घर, परिवार, मतलब वो सारी चीजें थीं जिन्हें हम एक सफल जीवन का पैमाना मानते हैं। यहाँ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। जो लोग गरीबी देखकर बड़े होते हैं, उनमें अक्सर खुद को साबित करने की एक जबरदस्त आग होती है और ये आग उन्हें बहुत आगे ले जाती है। लेकिन यही आग कभी-कभी उनसे ऐसे फैसले भी करवा देती है जो शायद बहुत जोखिम भरे होते हैं। वो दबाव हमेशा रहता है कि मैं अब गरीब नहीं हूं। तो मार्कस के पास सब कुछ था, पैसा, परिवार, सम्मान। ऐसा लगता है कि कहानी यहां खत्म होनी चाहिए थी, पर असल में यहीं से एक बिल्कुल अलग कहानी शुरू होती है। उनके मन में एक बेचैनी थी। उन्हें लगता था, मैं दूसरों के लिए पैसा क्यों बना रहा हूं? मैं बाजार को समझता हूं, मैं ये काम खुद के लिए क्यों नहीं कर सकता? ये एक बहुत आम ख्याल है, खासकर फाइनेंस की दुनिया में। आपको लगता है कि आपने सिस्टम को समझ लिया है और अब आप अकेले ही इसे जीत सकते हैं। ये आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच की एक बहुत महीन रेखा है। और 42 साल की उम्र में उन्होंने वो रेखा पार कर ली। मार्कस ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, अपनी $2 लाख की जमा पूंजी लगाई और अपने दोस्तों और परिवार से $1.2 मिलियन और जुटाए। वाह, मतलब कुल $1.4 मिलियन के साथ उन्होंने अपना खुद का हेज फंड शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। उनकी रणनीति तो बोरिंग लेकिन सुरक्षित कंपनियों में निवेश करने की थी, है ना? जैसे कि क्षेत्रीय बैंक और यूटिलिटी कंपनियां, जिनमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। फिर फंड इतनी बुरी तरह कैसे डूब गया? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। उनकी शुरुआती रणनीति बिल्कुल सही थी और पहले 2 साल सब कुछ शानदार चला। उन्हें 12-13% का रिटर्न मिल रहा था, जो बाजार के औसत से काफी बेहतर था। उनके निवेशक खुश थे, वो खुद को जीनियस समझ रहे थे। और यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक जाल बिछता है। कौन सा जाल? स्रोत इसे सक्सेस बायस कहते हैं। जब आप लगातार जीतते हैं तो आपका दिमाग आपको ये यकीन दिलाने लगता है कि आप हार ही नहीं सकते। आप अपनी किस्मत को अपना कौशल समझने लगते हैं। आपको लगता है कि आप जो भी छुएंगे वो सोना बन जाएगा। अच्छा, और इसी सोच के साथ उन्होंने और बड़े जोखिम लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर मैं इतने कम जोखिम में 13% कमा सकता हूँ, तो थोड़ा ज्यादा जोखिम लेकर सोचो कितना कमा सकता हूँ। और यहीं उन्होंने लेवरेज यानी उधार के पैसे से निवेश करने के बारे में सोचना शुरू किया। ये एक दोधारी तलवार है। जब बाजार ऊपर जाता है तो आपका मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन जब बाजार गिरता है तो आपका नुकसान भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है और आपको वो पैसा चुकाना पड़ता है जो आपका था ही नहीं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। तीसरे साल में बाजार ने करवट ली, एक बड़ा करेक्शन आया। 6 महीनों के अंदर उनके फंड को 28% का भारी नुकसान हुआ। जिन निवेशकों ने उन्हें अपना हीरो माना था, वो अब घबरा गए और अपना पैसा वापस मांगने लगे। ये किसी भी छोटे फंड मैनेजर के लिए एक दुस्वप्न जैसा है। जब आप अपना खुद का फंड चलाते हैं तो आपके पास किसी बड़ी फर्म की तरह कानूनी या बीमा की सुरक्षा नहीं होती। अगर कुछ गलत होता है तो आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं और निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए आपको अपने निवेश बेचने पड़ते हैं, भले ही बाजार कितना भी खराब क्यों ना हो।
उन्होंने सबसे खराब समय पर सबसे कम कीमतों पर अपनी होल्डिंग्स बेचनी पड़ी। जी, इसे डेथ स्पाइरल यानी मौत का चक्र कहते हैं। आप बेचने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे कीमतें और गिरती हैं, जिससे और ज्यादा निवेशक घबराते हैं और आपको फिर बेचना पड़ता है। नतीजा ये हुआ कि फंड पूरी तरह से तबाह हो गया। मार्कस की अपनी $2 लाख की बचत घटकर सिर्फ 50,000 रह गई और उनके दोस्तों और परिवार को कुल $9 लाख का नुकसान हुआ। 47 की उम्र में सब कुछ जीरो हो जाना, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि उस शर्म और डर को कैसे झेला होगा, खासकर जब आपने अपनी पूरी जिंदगी उसी गरीबी से निकलने में लगा दी हो। इंटरव्यू में उन्होंने अपने क्रेडिट स्कोर का जिक्र किया है जो 520 पर आ गया था। 520 का क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह से आर्थिक बहिष्कार है। इसका मतलब है कि आप पर कोई भरोसा नहीं करता। आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता, आप कार के लिए लोन नहीं ले सकते, घर किराए पर लेना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये कर्ज वसूलने वालों का क्षेत्र है, जहां आपको दिन रात फोन आते हैं। आप आर्थिक रूप से समाज से कट जाते हैं। हाँ, उन्होंने बताया भी है कि उन्हें लेनदारों और वकीलों के फोन आते थे। वो रात को 3 बजे पसीने में भीगे हुए उठ जाते थे और बस यही सोचते रहते थे कि उन्होंने सब कुछ कैसे बर्बाद कर दिया। लेकिन पैसों के नुकसान से भी ज्यादा उन्हें शर्म खाए जा रही थी। और ये शर्म अक्सर वित्तीय नुकसान से ज्यादा तकलीफदेह होती है, क्योंकि आपने सिर्फ अपना पैसा नहीं खोया है, आपने अपनी पहचान खो दी है। आप जो सफल व्यक्ति थे, वो अब एक असफल व्यक्ति बन गए हैं। आपने उन लोगों का भरोसा तोड़ा है जिन्होंने आप पर यकीन किया था। आपके दोस्त, आपका परिवार, ये बोझ बहुत भारी होता है। हालात इतने बुरे थे कि उनके मन में खुदकुशी के तो नहीं, पर गायब हो जाने के ख्याल आने लगे थे। उन्हें लगता था कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन फिर एक सुबह जब वो पूरी तरह से टूटे हुए थे, उनकी पत्नी ने उनसे एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हम पहले भी गरीब रहे हैं, हम फिर से गरीब रह सकते हैं, लेकिन हम टूट नहीं सकते। वाओ! उस एक वाक्य में कितनी ताकत है। ये इस कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है, क्योंकि यहीं पर मार्कस को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी दौलत खोई है, अपनी कीमत नहीं। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन परिवार, हिम्मत और काम करने की क्षमता वो अभी भी उनके पास थी। यहीं से उनकी असली वापसी शुरू हुई। इस बातचीत के बाद मार्कस ने 3 संकल्प लिए। दिलचस्प बात यह है कि उनका पहला संकल्प दोबारा अमीर बनना नहीं था। उनका पहला संकल्प था बिना किसी मूर्खतापूर्ण जोखिम के अपनी आजीविका कमाना। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। पहले उनका लक्ष्य अमीर बनना था, अब उनका लक्ष्य स्थिर रहना था। दूसरा संकल्प था खर्चों में कटौती करके व्यवस्थित रूप से बचत करना। और तीसरा, रूढ़िवादी तरीके से निवेश करना, मतलब कोई बड़ा दाम नहीं, सिर्फ इंडेक्स फंड और बॉन्ड। बोरिंग लेकिन सुरक्षित। सही है। और उन्होंने तुरंत इस पे काम करना शुरू कर दिया। 47 की उम्र में उन्होंने दिवालियापन के लिए आवेदन किया। ये बहुत अपमानजनक था, लेकिन कानूनी तौर पर ये एक नई शुरुआत के लिए जरूरी था। इससे उनके ऊपर जो भारी व्यक्तिगत कर्ज था वो खत्म हो गया। हमारे समाज में दिवालियापन को एक कलंक की तरह देखा जाता है, एक अंतिम असफलता। लेकिन कानूनी नजरिए से देखें तो ये आगे बढ़ने का एक साधन है। ये एक रीसेट बटन है जो आपको अपने पैरों पर फिर से खड़े होने का मौका देता है। इसके बाद उन्होंने एक छोटी फर्म में $55,000 सालाना की नौकरी कर ली, जो उनकी पिछली कमाई का लगभग आधा था। उनकी पत्नी भी काम पर वापस चली गई और उन्होंने एक बहुत सख्त बजट बनाया। कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई छुट्टियां नहीं, कुछ नहीं। 5 साल तक उन्होंने सिर्फ काम किया, कर्ज चुकाया और बचत की। 5 साल के अंदर वो पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गया। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन सोचिए उस व्यक्ति के लिए यह कितना मुश्किल रहा होगा जो लाखों डॉलर मैनेज करता था। ये सिर्फ एक वित्तीय लड़ाई नहीं थी, ये उनके अहंकार और उनकी पहचान की भी लड़ाई थी। कर्ज मुक्त होने के बाद उन्होंने बचत शुरू की। पहले महीने सिर्फ $500, लेकिन वो रुके नहीं। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ी, उनकी बचत भी बढ़ी। 10 साल बाद 57 साल की उम्र में उनकी कुल संपत्ति लगभग $850,000 थी। और ये चक्रवृद्धि ब्याज और लगातार की गई छोटी छोटी बचत की असली ताकत है। ये किसी एक बड़े भाग्यशाली दांव से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भरोसेमंद है। जब आप सब कुछ खो देते हैं तो हर महीने $500 बचाना सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, ये अपने जीवन पर नियंत्रण वापस पाने का एक तरीका है। ये एक छोटी सी जीत है जो आपको हर महीने मिलती है। और यहाँ से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है।
अपनी इस वापसी की यात्रा के दौरान मार्कस ने एक ब्लॉग लिखना शुरू किया। इसका मकसद पैसा कमाना नहीं था, बल्कि अपने अनुभवों को शब्दों में ढालना था, ये समझने के लिए कि उनके साथ क्या हुआ। वो बस लिख रहे थे कि दिवालियापन के पहले दिन कैसा महसूस हुआ, या रिकवरी के छठे महीने में उन्होंने क्या सीखा। और हुआ ये कि हजारों लोगों ने उस ब्लॉग को पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ, क्यों? ज्यादातर लोग तो अपनी असफलता को छिपाते हैं। शायद इसीलिए, क्योंकि हमारे समाज में वित्तीय असफलता को लेकर इतनी शर्मिंदगी है कि कोई इस पर खुलकर बात नहीं करता। जब मार्कस ने अपनी कहानी बिना किसी लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से बताई, तो उन हजारों लोगों को सहारा मिला जो चुपचाप अपनी परेशानियों से जूझ रहे थे। उन्हें लगा कि वो अकेले नहीं है। एक महिला ने उन्हें लिखा, ये दिखावा ना करने के लिए धन्यवाद कि सब कुछ ठीक था। आपकी कहानी ने मुझे अपनी स्थिति को स्वीकार करने और आगे बढ़ने में मदद की। धीरे धीरे उन्हें कॉलेजों और गैर लाभकारी संगठनों से बोलने के लिए बुलाया जाने लगा। वो वित्तीय लचीलेपन यानी फाइनेंशियल रेजिलियंस पर एक वक्ता बन गए। वो अब लोगों को ये नहीं सिखा रहे थे कि अमीर कैसे बने, बल्कि ये सिखा रहे थे कि गिरने के बाद फिर से खड़े कैसे हों। और यहीं पर उनकी पहचान पूरी तरह से बदल गई। पहले उनकी पहचान एक सफल फंड मैनेजर की थी जो पैसे बनाता था। अब उनकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति की है जो ईमानदार है, जिसने असफलता का सामना किया है और उससे सीखा है। विडंबना देखिए, लोग अब उनकी वापसी का सम्मान उनकी शुरुआती सफलता से ज्यादा करते हैं। आज 58 साल की उम्र में मार्कस की कुल संपत्ति $2.1 मिलियन है। वो उतने अमीर नहीं हैं जितने वो अपने शिखर पर थे, लेकिन वो कहते हैं कि वो ज्यादा अमीर महसूस करते हैं। वो स्थिर है, आजाद है, और सबसे बड़ी बात, वो अब रात को चैन की नींद सोते हैं। ये सिर्फ वित्तीय आजादी नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक आजादी है। अब उन्हें किसी को कुछ साबित करने का दबाव महसूस नहीं होता। उनकी कीमत उनके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उनके अनुभव और उनकी ईमानदारी से तय होती है। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखा जा सकता है? मार्कस उन लोगों के लिए 3 मुख्य सबक देते हैं जो आर्थिक रूप से अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। पहला, वित्तीय असफलता व्यक्तिगत असफलता नहीं है। आपने एक गलत फैसला लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बुरे इंसान हैं। इन दोनों को अलग करना बहुत जरूरी है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि शर्म आपको लकवाग्रस्त कर देती है। आप मदद मांगने से डरते हैं। और यही उनका दूसरा सबक है, मदद स्वीकार करें। शर्म आपको असफलता से ज्यादा अलग थलग कर देती है। जब उन्होंने लोगों को अपनी स्थिति के बारे में बताया, तो कई लोग मदद के लिए आगे आए। और तीसरा, धीरे धीरे पुनर्निर्माण करें। सब कुछ जल्दी वापस पाने के लिए एक और बड़ा जोखिम लेने का लालच ही लोगों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। यहाँ मूल सीख यही है, अनुशासन के जरिए धीरे धीरे और लगातार धन का निर्माण करना हमेशा एक बड़े दांव से बेहतर होता है। हमेशा, कोई शॉर्टकट नहीं है। इंटरव्यू के अंत में उनसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा गया कि अगर वो समय में पीछे जाकर अपने 42 साल के रूप को, जो अपनी नौकरी छोड़कर फंड शुरू करने वाला था, कोई एक सलाह दे पाते तो क्या कहते? मुझे अंदाजा है उन्होंने क्या कहा होगा, मत करो। नहीं, उनका जवाब हैरान करने वाला था। वाओ! उन्होंने कहा, मैं उससे कहूंगा, तुम सब कुछ खोने वाले हो और ये तुम्हारे साथ होने वाली सबसे अच्छी चीज होगी, क्योंकि तुम खोजोगे कि वास्तव में क्या मायने रखता है। ये पैसा नहीं है, ये रिश्ते हैं, ये ईमानदारी है। और एक बार जब तुम ये सीख जाओगे, तो कोई भी दिवालियापन तुमसे ये नहीं छीन सकता। वाओ! ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। स्रोत बताते हैं कि असफलता सफलता के रास्ते का एक हिस्सा है। तो क्या हो अगर सफलता की हमारी सामाजिक परिभाषा, जो अक्सर धन और पद से मापी जाती है, वो ही अधूरी हो? क्या हो अगर असली सफलता का पैमाना ये नहीं है कि आप कितना ऊंचा उठे, बल्कि ये है कि आप कितनी बुरी तरह गिरने के बाद फिर से उठ खड़े हुए?